बाबरी मस्जिद का जब इशू हुआ था तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे मंदिरों को और लोगों को के साथ जो है बदसलूकी की गई, उसकी वजह से माइग्रेशन भी हो गई। बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है। इंडिया में अगर थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो यहाँ भी उसका रिएक्शन आता है कि हमारी लड़कियों को उठा के चला जाए। माइनॉरिटी के लोग मेजॉरिटी के साथ मिलके उनके पास काम कर रहे हैं। बलोच को तो मालूम ही नहीं कि वाकई वो आज़ाद हैं। हिंदुस्तान की तरह ही पाकिस्तान भी आज़ादी के 75 साल मना रहा है। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो सेफ नहीं है। तो इसी मौके पर आज़ादी के 75 साल की सालगिरह पर हमने पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से बात की और उनसे वहाँ के मौजूदा हालात भी जाने और उनसे ये भी पूछा क्या वो पाकिस्तान में अपने आप को अल्पसंख्यक होने के नाते सेफ फील नहीं करते हैं। वर्षा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान आज़ादी के 75 साल मना रहा है। एज ए माइनॉरिटी इन पाकिस्तान कितना आज़ाद महसूस करती हैं आप? जी, आज़ादी कहने जितना हम आज़ाद फील करते हैं यहाँ पे। और आए दिन आपको पता होगा कि कोई भी हमारी लड़कियों को उठा के चला जाए, उन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा के उनके अबडक्टर से उनकी शादी करवा के जाए। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि हमारी जो नेशनल मीडिया है उस पे एक सुर्खी तक नहीं आती, कोई उसको मतलब उफ तक नहीं कहता, कोई मीडिया में ये बात शो तक नहीं करता। रातों रात ये चीजें हो जाती है और मीडिया बिल्कुल इस चीज पे ब्लैकआउट होता है मीडिया का। हम लोग अपनी तरफ से सोशल मीडिया के थ्रू आवाज उठाते हैं तो ना हम कोई हमारी रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी, ना हमारी फेडरल गवर्नमेंट, कोई भी इस चीज में तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए कोई आगे नहीं आता। और बड़ी बात यह है कि हमारी जो आम लोकल आवाम है उनमें, जैसे मैं सिंध में हूँ तो हमारे जो सेकुलर सिंधी मुस्लिम भाई हैं वो तो चले इस चीज को करते हैं, लेकिन कोई और जैसे पंजाब हो गया या उर्दू मीडिया हो गई तो वो उन चीज को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं होती कि आपके साथ कोई मसला है। वो बस इस उसमें रहते हैं कि नहीं आप लोग तो यहाँ पे बड़े सिक्योर हो। और हमें हर चीज पे यही ताना दिया जाता है कि आप लोग जो ना हिंदू लोग हमारे इंडिया में हमारे भाइयों के साथ क्या करें। भाई हम लोग सिंध के हैं, हमने कभी ना इंडिया देखा है ना क्या। शुरू से हम प्री पार्टीशन सिंध के और सिंध में यही हमारा घर है। तो हमें हर चीज में यही ताना दिया जाता है कि तुम लोगों को इतना ही मसला है तो तुम लोग इंडिया चले जाओ, इस तरह की बातें। और हम जब भी, ये तो मतलब एक रोज की बात हो गई है कि हर रोज कोई ना कोई हमारी लड़की उठा के चला जाता है। और वो बाकायदा उनके वीडियो बयानात भी पड़े हुए हैं, लड़कियां चीखती हुई कह रही होती है हमें अपनी अम्मी से अब्बू से मिलवा दें, लेकिन कोई उनकी फरियाद नहीं सुनता। यहाँ तक के चले, अगर किसी ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है या कोई लड़की अपनी मर्जी से चली गई है तो उसको ये हक भी नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स से मिल सके। मतलब एक बार लड़की उस तरफ चली गई तो मतलब उसकी क्या हाल है, मरी बच्ची उसके साथ क्या हो रहा है, पेरेंट्स को कोई भी खबर नहीं होती क्या हो रहा है हमारी बच्ची के साथ। वो हर पल एक टॉर्चर में रहता है। और 12 12 13 साल की लड़कियों को उठा के ये बोलते कि नहीं अभी 18 साल की हो गई, मतलब पेरेंट को अपनी बच्ची की उम्र का पता नहीं। और बच्ची को 40 साल के 50 साल के बाबा से प्यार होता है। वर्षा, अभी आप फोर्स कन्वर्जन और को इस्लाम से जोड़ते हुए बात कर रही थी, तो उसी से जुड़ी मुझे एक बात याद आई। हाल ही में इमरान खान जो आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में ऐसा ही इसी से मिलता जुलता एक बयान दिया था और वो माइनॉरिटीज को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा था कि इस्लाम जो है फोर्स कन्वर्जन की इजाजत नहीं देता है, माइनॉरिटीज के साथ ये गलत हो रहा है। खासतौर पर उन्होंने सिंध का नाम भी लिया था। तो उनके बयानात को आप कैसे देखती हैं? क्या उनका सपोर्ट है माइनॉरिटीज को? देखिए, इमरान खान जब हुकूमत में थे तब तो उन्होंने उसके बाल में एक कुछ भी वो जूं जिसको हम सिंधी में बोलते हैं वो नहीं चली। अब उनको अपनी जो पॉलिटिक्स सियासत चमकानी है, अब सियासत चमकानी है तो अब वो बलूचों बारे में भी बोल रहे हैं। बलूचिस्तान के बच्चे रोज रोज मर रहे हैं, बहुत रोज रोज उनके स्टूडेंट उठाए जा रहे हैं। तब तो उन्होंने कभी नहीं कहा। उनका बलूचिस्तान का वजीर जेल में पड़ा है तभी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। माइनॉरिटी से हिंदुओं ने, सिंधियों ने, सबने चीखें मारी तब तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया। अब उनको वोट बैंक चाहिए हिंदुओं की, थोड़े बहुत जो बचे हैं, इसलिए वो इस किस्म के जो ना बयाना दे रहे हैं सिर्फ अपनी फायदे के लिए। उनको हमारे तहफुजात में कोई इंटरेस्ट नहीं। इनकी ही हुकूमत में
जो ना टेम्पल बनाना बैन हुआ था, इन्होंने ही ये बिल पास करवाया था। तब ये कहाँ से? अगर आपको माइनॉरिटी के साथ इतना ही है, इस्लामाबाद में हमारा टेम्पल बनना बनना शुरू हुआ था, मुलाओं ने चीखें मचाई तो उन्होंने इस्लामाबाद में टेम्पल बनवाना फिर बंद करवा दिया, और आइंदा के लिए टेम्पल नहीं बने ये भी हमारे आइन में इन्होंने शामिल करवाया। तब ये कहाँ? मुझे एक 2017 का रविता का केस भी याद आता है, अगर आपने वो सुना हो तो। 16 साल की एक बच्ची को किडनैप किया कर लिया जाता है, और किडनैप करने वाले से ही उसके जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। और जब उसके माँ बाप कोर्ट में पहुंचते हैं, क्योंकि सिंध में यह कानून है कि 18 साल की लड़की होगी तो ही उसकी शादी होगी, तो जब कोर्ट के पास उसके पेरेंट्स जाते हैं तो कोर्ट भी उन्हें सपोर्ट नहीं करती, और जो बच्ची की कस्टडी है वो उसके शौहर को ही दे दी जाती है। कोर्ट जी ऐसा जी क्यों करते हैं आपके वहां पे? जी, ये सारा जो सिस्टम है वो एक साथ मिला हुआ है। जो फोर्स कन्वर्जन की दुकानें हैं, जिसमें टॉप पे मियाँ मिट्ठू है कारचुंडी में, ठीक है, पीर सरंदी है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कोर्ट भी इसमें कुछ सपोर्ट नहीं करता है? नहीं नहीं, कोई भी सपोर्ट नहीं है। फिर यही लड़कियां वो लाहौर में, पंजाब में, दूसरे सूबों में ले जाके उनके तहफ्फुज़ में 16 साल में, वहाँ पे 16 साल की शादी अलाउ है। तो हर केस में यही होता है, जो फोर्स कन्वर्ट करने वाला जो किडनैपर ही होता है उसके साथ ही उसकी शादी करवा ली जाती है। अभी तो 2-3 केसेस में तो मर्डर भी सामने आए हैं, वीडियोस भी सामने आई है, लेकिन हम कितने भी प्रूफ सामने लाएं लेकिन कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। तो आए दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी इस चीज में वो किसी भी हम मतलब ऐसे फील करते हैं जैसे वी आर नो वे, हमारी कोई इसका भी यहाँ मतलब पे क्या नहीं ये है। समझा जाए कि जो पाकिस्तान की कोर्ट्स हैं वो भी ईमानदारी से अपना काम नहीं करती हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान की अदालतें अगर ईमानदारी से काम करती तो माइनॉरिटी को तहफ्फुज़ मांगने की पहली बात तो जरूरत ही नहीं पड़ती। और हमारी ओवरऑल मुल्क की जो कंडीशन है, जो आप सारी दुनिया देख रही है, एक डिजास्टर सा मचा हुआ है, तो ये कोई सिस्टम है ही नहीं, कोई कोई लॉ एंड ऑर्डर तो वैसे ही नहीं, किसी भी जगह नहीं अप्लाई होता। माइनॉरिटी तो दूर की बात है, किसी भी जगह लॉ एंड ऑर्डर अप्लाई नहीं होता। मैं अपनी कंट्री को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मेहरबानी करें कि एक ऐसा सेक्युलर माहौल पैदा करें जहाँ पे हर मजहब, हर नस्ल का इंसान बराबर, और सबको अपॉर्चुनिटी, सबको हक और सबको तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। ये नहीं हो कि हमारी हिंदू माएं डर डर की जिए कि कल को हमारी बच्ची कॉलेज से, स्कूल से सेफली घर पे आएगी कि नहीं आएगी। इस डर की वजह से कितनी लड़कियों की एजुकेशन तबाह हो गई है, कितनी लड़कियों को घर बिठाया जा चुका है, कितनी लड़कियों को जल्दी शादी करवाया जाता है कि कोई कल को उनको फोर्सली कन्वर्ट ना कर दे या कोई उनको पकड़ के ना ले जाए। कोई काफी माँ बाप तो अब ये करने लगे हैं कि पहले उनकी मंगनी शादी करवा के फिर उसको कहीं एजुकेशन पे या कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी भेज। तो हम मेहरबानी करके हमें हमारा जीना का हक दें और हमें बराबर के सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाए। I am proudly feeling that I am a Pakistani Hindu and हम यहाँ पाकिस्तानी हिंदू इतने ही आजाद हैं जितने हमारे दूसरे कम्युनिटी के लोग। हमें पाकिस्तान में कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है कि हम यहाँ हिंदू हैं या कोई ये मुसलमान है। हम यहाँ पाकिस्तान में अपनी होली, अपनी दिवाली, अपनी थदरियाँ, अपने जो राखी के बंधन हैं, जो सारे जो हमारे जो त्योहार होते हैं, जो रिलीजियस त्योहार, जो हिंदू त्योहार हैं, वो सारे हम फैमिली के साथ मनाते हैं। और इतना ये है कि हमारे जो पड़ोसी हैं, जो हमारे भाई मुसलमान भाई हैं, वो हमारे को विशेस करते हैं, हमारे साथ होली भी मनाते हैं, हमारे साथ दिवाली भी मनाते हैं, हमारे को मैसेजेस भेजते हैं हमें। हम दिवाली में उनको मिठाइयाँ भेजते हैं, वो हमें ईद में हमें मिठाइयाँ भेजते हैं। तो हमें जब लास्ट टाइम पे इंडिया आया था, मेरा 4 मरतबा इंडिया आया हुआ है, मैं दिल्ली आया हूँ 4 टाइम्स, अमृतसर भी आया हुआ हूँ। तो जब मैंने मेरे से दिल्ली में क्वेश्चन बोला कि क्या पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, तो वो शॉक्ड हो गए। तो मैंने उसको एक तस्वीर दिखाई। तो हमने सिंध असेंबली में होली सेलिब्रेट की थी। तो वो एक सरप्राइज हुआ था कि
वो सरप्राइज हुए, तो क्या ये सिंध असेंबली में भी आप इसी तरह से आजादी के साथ होली मना रहे हैं? तो हमारे यहाँ पे कुछ भी ऐसे इश्यूज नहीं है। सर, जैसे कि अभी आप हाल ही में खबरों में पढ़ रहे होंगे कि जो बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद है उसका मसला भी इंडिया में काफी बढ़ रहा है, और मथुरा की शाही ईदगाह का मसला भी काफी चर्चा में है। क्या उसका भी कोई असर वहां पर हो रहा है? यहाँ कराची पाकिस्तान में जी। ये तो अंडरस्टूड बात है कि अगर वहाँ आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो यहाँ पर भी होता है, लेकिन ये कि कुछ समझदार या दानिश्वर लोग जो है ना, वो इसको बल्कि बिल्कुल संभाल के और चलने की कोशिश करते हैं कि ऐसी वो जो हालात पैदा ना हो कि जिससे लोगों को नुकसान हो या तकलीफें हो। लेकिन जो समझते नहीं है या जो ना समझ हैं, जो मजहब के नाम पे बावेला खड़ा करते हैं, उनकी तो कुछ कह ही नहीं सकते। जब पाकिस्तान बना तो जो सबसे जो नेगेटिव मैसेज गया, एक्चुअली वो था नहीं, मगर किसी ने दिया कि ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है। तो उस जो गलतफहमी की वजह से काफी माइग्रेशन हुई है। तो उस गलतफहमी को दूर करते करते अभी 75 इयर्स गुजर चुके हैं, मगर अभी तक वो गलतफहमी जो है वो अभी तक हमारे दिल और दिमाग से नहीं गई। जब भी आजादी की बात होगी बलूचिस्तान का जिक्र हमेशा किया जाएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कितना आजाद बलोच के लोग इस वक्त महसूस करते हैं जब आजादी के 75 साल पाकिस्तान मना रहा है। जब हुक्मरान तबके के लिए लूट खसूट और चोरी में जब रात के 12 बजे अदालत खुल सकती है और दिन के 12 बजे एक आम इंसान के लिए अदालत नहीं खुल सकती, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ आजादी का लेवल क्या है और क्या हो सकता है। अब यहाँ बात बलूचिस्तान की आप कर रहे हैं, तो मैं बलूचिस्तान के हवाले से ये कहूंगी कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ जो एक गैर इखलाकी गैर इंसानी रवैया है सरकार का, बलोच को तो मालूम ही नहीं कि वाकई वो आजाद हैं। वो कहाँ से खुद को आजाद महसूस करेंगे। एक मादनी वसाइल से जखायर से भरपूर जमीन के जो वारिस हैं, वो मालिक हैं, जहां उनको उनके घर से निकलते ही आगे चौक पर पकड़कर ये पूछा जाए, जहां कदम कदम पर चौकियां हों, जहां चेक पोस्टें हों, जहां बार बार उनको शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़े, जहां बार बार ये कहना सवाल किया जाए कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। यहाँ सबसे बड़ी मिसाल ग्वादर की मैं आपको दूंगी कि जब ग्वादर पोर्ट को चाइना के हवाले किया गया तो वहां पर कदम कदम पर इतनी चौकियां बनाई गई, जो घर से आम मछेरा निकल रहा था उसको अपने ही समंदर में जाने के लिए इजाजत दरकार है। वो अपने समंदर में अपनी कश्ती नहीं चला सकता, वो वहां से अपनी माहीगीरी नहीं कर सकता। आम लोग बच्चे जब स्कूल के लिए निकलते हैं तो वहां पर बच्चों के बैग चेक पोस्ट में चेक किए जाते हैं कि कहीं वहां पर उनको कोई ऐसा अजीब व गरीब उनके पास सामान तो नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि बलोच किस कदर आजाद है, बलोच के लिए इस मुल्क में कितनी आजादी है। यहाँ अगर मैं आजादी की बात करूं तो इस वक्त मिसिंग पर्सन्स के जो फैमिलीज हैं, जो क्वेटा धरने में बैठे हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी तो शदीद बारिश हो रही है। वहां शदीद बारिश में हमारी माएं बहनें बेटियां ये नारे लगा रही हैं कि इस परचम के साए तले तुम और हो, हम और हैं। रियासत ने ये सब बातें खुद हमारी माँ बहन बेटियों, इवन हमारे 3 साल के जो बच्चे उनको बावर कराई है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस गुमशुदगी की वजह क्या होती है कि अचानक से लोग गायब हो जाते हैं। मैं पढ़ रहा था कि किसी का बच्चा होगा तो बच्चे के साथ माँ को भी वहां से उठा लिया जाता है। कोई एक्टिविस्ट करीना बलोच का अगर मैं बोलूं तो उनको भी धमकाया जाता है, उनको इस कदर मजबूर किया जाता है कि उनको बलूचिस्तान छोड़ना पड़ता है। कोई मीडिया संस्थान अगर खबर करना चाहता है तो उनको मार दिया जाता है। सवाल आपने करीमा का कहा तो मैं बानो करीमा, आप ये समझे हमारे लिए माँ का दर्जा रखती है, क्योंकि आज अगर हम बलोच जो खवातीन हैं, जो औरतें हैं, जो शऊरी तौर पर इतना आगे निकल चुकी हैं, वो अपने हुकूक की बात कर
करती हैं, वो अपने जमीनी हकाइक की बात करती हैं, वो अपने लोगों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती हैं। तो यहाँ करीमा का बहुत बड़ा किरदार है। करीमा ने ये शऊर दिया अपनी माँ बहन बेटियों को, अपनी कौम की बेटियों को, कि वो तालीम के लिए आगे हैं। वो हमेशा हर इलाके में अपने बलूचिस्तान के जाती थी तो सबसे पहले बच्चियों को वहां ये पूछती थी, ये सवाल करती थी कि आप पढ़ रही हैं, आपके यहाँ स्कूल हैं? तो एक बच्ची ने वहां क्या ये कहा था कि हमारे यहाँ स्कूल है, लेकिन हमारे स्कूल पर चेक पोस्ट बनी हुई, हमें वहां पढ़ने की इजाजत नहीं है। तो इसी बानो करीमा ने उन बच्चों को ये सिखाया, उनको ये शऊर दिया कि जाके अपने सारे क्लास फेलोज को लेके स्कूल के सामने धरना देकर बैठ जाओ और मुजाहरा करो कि ये चेक पोस्ट हटाएं, कि यहाँ हमारे पढ़ने की जगह है, ये आपके चेक पोस्ट की जगह नहीं है। तो वो बच्चों ने बाकायदा इसी तरह किया। करीमा एक ऐसा किरदार है जिसने बलोच औरत को इस माशरे में, इस दुनिया में, इस जमीन पर एक मकाम दिया कि आज हमारी बहनें बेटियां अगर आज इतना आगे निकलती हैं, मुजाहिमत करती हैं। आज 1 महीना कंप्लीट हो गया कि बलूचिस्तान में गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस के सामने ये माएं बहनें बेटियां, सर्दी हो गर्मी हो, शदीद बारिश अब इस वक्त हो रही है, लेकिन वो डट कर खड़ी हैं, वो मुजाहिमत कर रही हैं अपने प्यारों के लिए। जी, आखिरी सवाल मेरा बस यही रहेगा कि आप मुझे ये समझा सकती हैं कि बलोच के लोगों की क्या मांग है और सरकार क्या चाहती है? देखें, अगर मैं यहाँ जो कौम परस्त, जो आजादी पसंद जो बलोच हैं, या जो पहाड़ों पर बैठे हुए हैं, या जो मुल्क से बाहर हैं, जो कौम परस्त हैं, उनकी तो डिमांड सिर्फ एक ही है कि उनकी अपनी जो रियासत है उस पर कब्जा करके ये मुल्क बनाया गया है, उनको इनके साथ शामिल किया गया है, वो इसका हिस्सा नहीं है। वो एक आजाद मुमलिकत के वालियो वारिस थे, वो इसी के ही वारिस हैं। और ये था, इसमें कोई ये बात दुनिया के सामने है अव्वल दिन से, अव्वल रोज से, कि किस तरह बलूचिस्तान जब 11 अगस्त को आजाद हुआ था तो इसके बाद पाकिस्तान के जबरदस्ती बलूचिस्तान को अलहाक किया पाकिस्तान के साथ। तो उस दिन से आज तक ये लड़ाई है, आजादी पसंद जो लोग हैं उनकी लड़ाई है अब तक, अपनी जमीन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कौमी तशख्खुस के लिए। जब कोई आपके तो कौमी तशख्खुस को बिल्कुल मलिया मेट करने की कोशिश करेगा तो आप कैसे चुप रह सकते हैं, वहां कैसे खामोश रह सकते हैं? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।